हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस टेस्ट 1 के दूसरे पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने साइंस टेस्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का डिस्कशन करा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग साइंस टेस्ट 1 के ही 11 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक हम लोग पीछे के वीडियो सेशन में देख चुके हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग 11 से 15 तक की बात करेंगे। और हाँ, अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम या लचीली है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है सर Ag, दूसरा ऑप्शन है Al, तीसरा ऑप्शन है आपका Na और चौथा ऑप्शन है आपका Zn। ध्यान में रखिएगा, Ag कौन सी धातु है सर, तो इसको हम लोग चांदी बोलते हैं। और Al को सर तो एल्युमिनियम बोला जाता है सर, आप सभी को मालूम होगा। आपका Na जो है सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। और Zn जो है सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे ज़्यादा नम या लचीली है। तो आप सभी कहेंगे सर चांदी सबसे ज़्यादा नम या लचीली होती है। क्यों लचीली होती है? तो हम लोग कहते हैं कि सर धातुओं की प्रॉपर्टीज़ होती है तन्यता, धातुओं की प्रॉपर्टीज़ होती है तन्यता। अच्छा, ये तन्यता का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब धातु को आप खींचने की कोशिश करेंगे तो आपका वो धातु क्या होगा, पतला तार में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब क्या कि धातुओं को खींचने पर पतला तार में परिवर्तित हो जाना या पतला तार के रूप में खींचा चले जाना क्या कहलाता है, धातु की तन्यता कहलाता है। और सबसे ज़्यादा तन्य कौन सी धातु होती है, तो सर चांदी होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे ज़्यादा नम और लचीली भी होगी, नम और लचीली भी होगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, आपके ऑप्शन में Al दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, एल्युमिनियम कहते हैं। आप सबों को मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, एटॉमिक मास जो है वो 27 होता है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आपको ध्यान में रखना है। क्या कि एल्युमिनियम जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है देन ये क्या फॉर्म करता है सर, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है सर, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। और इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड से आपके ग्रुप डी एग्जाम में कई बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछे गए। क्या क्वेश्चन था सर, आपसे क्वेश्चन बार बार ये पूछा जा रहा था कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सर एल्युमिनियम ऑक्साइड जो हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। कौन सा ऑक्साइड होते हैं सर, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये उभयधर्मी ऑक्साइड का क्या मतलब है, तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी अभिक्रिया करे और भस्म के साथ भी अभिक्रिया करे, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी अभिक्रिया करे और भस्म के साथ भी अभिक्रिया करे, यानी कि बेस के साथ भी अभिक्रिया करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो आपके ग्रुप डी पेपर में कई बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं, तो आप कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। आप में से बहुत सारे के मन में ये भी खटक रहा होगा कि चांदी का तो अंग्रेजी सर सिल्वर होता है, लेकिन आप इसका सिंबल Ag लिख दिए हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि चांदी का जो सिंबल Ag है वो चांदी के लैटिन नेम अर्जेंटेनम से आया है। कहाँ से आया है, अर्जेंटेनम से आया है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि चांदी का लैटिन नेम क्या होता है, अर्जेंटेनम। आप में से बहुत के मन में आएगा सोना का सर, तो सोना का सर लैटिन नेम ऑरम होता है और इसीलिए सोना का सिंबल Au होता है। देखिए नेक्स्ट है आपका Na। आप कहेंगे सर इसको आप सोडियम बोले, सिंबल Na लिख दिए। तो सोडियम का भी सिंबल Na जो है वो सोडियम के लैटिन नेम नाइट्रियम से आया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे सर कि सोडियम का लैटिन नेम क्या है सर, नाइट्रियम है। और हाँ, सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जो चाकू से काटे जा सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा ताकि इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो उसका जवाब आप सही से दे पाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है,
बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या है। तो ये कुछ ना है, घबराना नहीं है सर, ये अपेक्षित वगैरह से आपको सीधे SO2 का क्या निकाल देना है सर, आणविक द्रव्यमान निकाल देना है, क्या मॉलिक्यूलर वेट निकाल देना है। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ पा रहे होंगे। आणविक द्रव्यमान किसको बोलते हैं सर, मॉलिक्यूलर वेट को बोलते हैं। आप कहेंगे कि सर मॉलिक्यूलर वेट का मतलब तो अनुभार होता है, तो दोनों मीनिंग होता है, अनुभार भी बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो भैया इसका आप क्या निकाल दीजिए, मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, तो किसी भी यौगिक में जितने तत्व उपस्थित होते हैं उन सब का जो परमाणु भार होता है उन सब को अगर आप जोड़ देते हैं तो उस यौगिक का अनुभार निकल जाता है। तब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि SO2 में सल्फर के एक परमाणु है। जी हाँ सर, एक परमाणु है। ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। इसका मतलब ये कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे तो अनुभार आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा। सर ऐसे ही तो निकालते हैं, और कोई विधि है? तो आप बिल्कुल वही करेंगे। आपको मालूम है कि सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। तो सर 32 प्लस 32, यहाँ पे आपका कितना आ गया सर, 64। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो बातें हो सकती है। क्या आप इस 64 को, यानी कि जो आपका आणविक द्रव्यमान आया है, जो आपका मॉलिक्यूलर वेट आया है, इसको आप दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। पहला एटॉमिक मास यूनिट में, दूसरा ग्राम में। तो अगर आप क्या कर रहे हैं कि 64 के साथ U लगा दे रहे हैं, इस 64 के साथ आप क्या लगा दे रहे हैं सर, U लगा दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं क्या कि ये जो है यौगिक का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान हो गया। मतलब क्या कि एटॉमिक मास यूनिट हो गया, या आप इसको AMU से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है, या फिर यूनिफाइड एटॉमिक मास कहते हैं। तो जब आप किसी भी यौगिक के अनुभार के साथ AMU लगा देते हैं, तब उस यौगिक का जो अनुभार है वो किस में कहलाता है, तो एटॉमिक मास यूनिट में कहलाता है। और जब आप किसी यौगिक के अनुभार के साथ ग्राम लगा देते हैं, अगर यहाँ पे 64 के साथ मैंने ग्राम लगा दिया, तब इस सल्फर डाइऑक्साइड का अनुभार किस में हो जाएगा सर, ग्राम में हो जाएगा। तो आप इस दो पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि अगर AMU में दिया हुआ है तो आप आंसर AMU में दीजिएगा, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो आप आंसर ग्राम में दीजिएगा। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर, ऑप्शन 6.4U, 6.5U, 64U, 65U, क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमसे एटॉमिक मास यूनिट में पूछा जा रहा है और 64 के साथ हमने U लगा दिया। मतलब क्या हुआ सर कि आपके SO2 का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 64 यूनिट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल और आप लोग कई बार इसको याद कर चुके होंगे तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप सबों को मालूम है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑप्शन ए में लेमार्क भी दिया हुआ है। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस दोनों ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। आप क्या याद रखेंगे सर कि लेमार्क और ट्रेविरेनस दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था। और आपके ऑप्शन में लिनियस भी है सर। तो लिनियस के बारे में आप याद रखेंगे कि सर कैरोलस लिनियस को बायोलॉजी में वर्गीकी का यानी कि टैक्सोनॉमी का फादर बोला जाता है, वर्गीक का जनक बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही आसान सा सवाल और आप लोग कई बार पढ़े होंगे इसको। आपसे पूछा जा रहा है टेपवर्म फाइलम डैश से संबंधित है। तो मेरे मित्र आप सभी जानते हैं टेपवर्म हम लोग किसको बोलते हैं सर? तो आप सभी कहेंगे सर गोल कृमि को क्या बोला जाता है, टेपवर्म बोला जाता है। गोल कृमि को क्या बोला जाता है सर, टेपवर्म बोला जाता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये किस फाइलम से संबंधित है? फाइलम का मतलब क्या होता है सर? फाइलम का मतलब होता है सर संघ।
तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोल कृमि किस संघ से संबंधित है, तो आप सभी का आंसर होगा सर प्लेटीहेल्मिन्थेस से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? प्लेटीहेल्मिन्थेस से। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके ऑप्शन में जो एसके हेल्मिन्थेस है, इसके अंतर्गत भी आपका एक कृमि ही आता है और उस कृमि का नाम अलग होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? थ्रेड वर्म बोलते हैं। थ्रेड वर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? सूत्रकृमि बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये चीज पूछा जाए कि सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित होते हैं, तो आप कहेंगे एसके हेल्मिन्थेस से सूत्रकृमि संबंधित होता है, और जो आपका गोल कृमि टेप वर्म है वो किससे संबंधित होता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से संबंधित होता है। ध्यान में रखेंगे सर कि आपका जो एसके हेल्मिन्थेस है, जिसके अंतर्गत आपका थ्रेड वर्म यानी कि सूत्रकृमि आता है, इसी को क्या बोला जाता है सर? तो नीमेटोडा बोला जाता है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि एसके हेल्मिन्थेस को ही क्या बोला जाता है? नीमेटोडा या नेमाटोडा हम लोग कहते हैं। और हाँ, आपके ऑप्शन में एनीलिडा भी है सर, आपके ऑप्शन में एनीलिडा भी है। तो ध्यान में रखेंगे कि सर एनीलिडा भी जीवों का ही संघ है, जिसमें लगभग में 10,000 स्पीसीज प्रजाति पाए जाते हैं। और एनीलिडा शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क ने किया था। किसने किया था सर? लेमार्क ने किया था। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। ये भी आपका बहुत ही आसान सा सवाल आप सबों से बन गया होगा। क्या क्वेश्चन पूछा है कि दंत वल्क टूथ इनामेल से बना होता है, जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बनता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि दांत का जो ऊपर वाला लेयर होता है, जिसको हम लोग दंतवल्क बोलते हैं, वो किस चीज़ से बना होता है? तो आप सभी को मालूम है कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, दांत से याद आया, आपके मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो आप कहेंगे सर 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन सा? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि आपके मुंह में यानी कि माउथ में, जिसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं, इसी में क्या पाए जाते हैं सर? सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं। और लार ग्रंथि क्या रिलीज करती है सर? तो लार रिलीज करती है। और हाँ, आपके जीभ पे टेस्ट के लिए, मतलब स्वाद को पहचानने के लिए क्या होती है सर? स्वाद कलियाँ होती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट बड कहते हैं। तो ये सब भी छोटे छोटे बात हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो आप कहेंगे मुख गुहा से ही भोजन का पाचन क्या होता है सर? शुरू हो जाता है। देखिए, आपके ऑप्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ऑप्शन दिया हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर? KNO3 होता है। KNO3 को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? सोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सोरा भी कहते हैं, या नाइटर के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपके ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड भी है। तो NaCl को हम लोग साधारण नमक के नाम से जानते हैं, या NaCl को ही टेबल साल्ट के रूप में भी जाना जाता है। और हाँ, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? ब्राइन कहते हैं। आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ब्राइन कहलाता है। मेरे मित्र, उम्मीद करते हैं कि आप इस पांचों क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे, और इससे संबंधित अब आपको जो कुछ भी क्वेश्चन मिलेगा उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।